गुड इवनिंग क्लास। मैं दुर्गेश सिंह आपका स्वागत करता हूं दुर्गेश सिंह क्लासेस में। पिछली क्लास में हम आप स्टडी कर चुके हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता में हमने आपने क्या क्या देख लिया भाई? हमने आपने देखा है इसमें मोलार फ्रैक्शन। क्या देख लिए हैं? मोलार फ्रैक्शन, ठीक। मोलारिटी, मोलारिटी, मोलालिटी, मोलालिटी, पीपीएम, ठीक है। W बाई W परसेंटेज, W बाई V परसेंटेज एंड V बाई V परसेंटेज। इतनी सारी चीजें हम आप देख चुके हैं। और आज का हमारा टॉपिक देखिए, मोलार फ्रैक्शन क्या होता है? मोलार फ्रैक्शन होता है, मान लीजिए किसी अवयव A के लिए मोलार फ्रैक्शन निकालेंगे तो Na बाई Na प्लस Nb होता है। इसी तरीके से उसी में अगर सेकेंड हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, Xb है, तो क्या हो जाएगा? Nb बाई Na प्लस Nb हो जाएगा। और हमने आपने इसी में देखा कि Xa प्लस Xb इज इक्वल टू 1 होता है। ये इसमें देखे थे। मोलारिटी में क्या देखे थे? इसको कैपिटल M से हम आप डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल m से करते हैं। कैपिटल M इक्वल्स क्या देखे थे भाई? Wb बाई Mb इंटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये देखे थे। मोलालिटी में क्या देखे थे भाई? Wb बाई Mb इंटू 1000 अपॉन Wa, किसमें भैया? ग्राम में। ये देखे थे। ppm में क्या देखे थे भाई? पार्ट्स बाई पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट, पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट बाई 10 टू पावर 6। इसमें क्या देखे थे? मास ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहां पे क्या देखे थे? मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। यहां पे क्या देखे थे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये सारी चीजें हम आप क्लियर कर चुके हैं। इनके आधार पे आपकी बहुत सारी सवालें पूछे जाते हैं। जितने भी इनके अनुसंग गुणधर्म होते हैं, सभी अनुसंग गुणधर्म किसी न किसी रूप से इन्हीं पर डिपेंडेंट होते हैं। तो आज हम सबसे पहली क्वालिटी इसका पढ़ें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ, सॉल्युबिलिटी। क्या पढ़ेंगे? सॉल्युबिलिटी, विलेयता। क्या पढ़ेंगे भाई? आज हमको आपको पढ़ना है विलेयता, सॉल्युबिलिटी पढ़ना है। विलेयता क्या होती है? सॉल्युबिलिटी, विलेयता, ठीक। विलेयता देख लेते हैं क्या होता है भाई। देखिए, जैसे हम आप कोई एक सॉल्वेंट ले ले, सॉल्यूट ले ले, मतलब विलायक ले ले। क्या ले ले भाई? विलायक ले ले। और विलायक की मात्रा कितनी ले? 100 ग्राम। विलायक की मात्रा 100 ग्राम। तो हम कह सकते हैं कि किसी 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? उस विलयन की विलेयता कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे हम आप ले लिए हैं क्या? पानी ले लिए 100 ग्राम। कितना ले लिए? पानी 100 ग्राम। इसमें ज्यादा से ज्यादा हमारा जितना नमक घोल सकता है, नमक घोलना है हमको। क्या घोलना है इसमें? NaCl। तो जितना NaCl हमारा मैक्सिमम इसमें घोल सकता है वही इस सॉल्यूशन का क्या कहलाएगा? सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सॉल्युबिलिटी, विलेयता कहलाएगा। तो नमक की जल में जो विलेयता होती है वो 23 ग्राम प्रति 100 ml होता है। तो 100 ml जल में हम कितने ग्राम भैया नमक घोल सकते हैं? 23 ग्राम नमक बिल्कुल आसानी से घोला जा सकता है, ठीक है। क्या कितना घोला जा सकता है? 100 ग्राम नमक जो है हम आप पानी में, सॉरी 100 ml पानी में 23 ग्राम नमक एकदम आसानी से घोल सकते हैं। तो विलेयता को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, इसका डेफिनेशन नोट कीजिए। किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा
पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो विलायक के 100 ग्राम को संतृप्त कर देती है विलेयता कहलाती है। विलेयता कहलाती है। क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। जैसे नमक की जल में विलेयता, नमक की जल में विलेयता, नमक की जल में विलेयता। क्या बता दिए थे भाई? अभी आपको शायद 23 बता दिए थे। सॉरी 23 नहीं होता है, बट ये होता है 33 ग्राम पर 100 ml। क्या होता है? 33 ग्राम पर ml। 33 ग्राम 100 ml पानी में 33 ग्राम नमक बिना ताप दाब में परिवर्तन किए बिल्कुल आसानी से घोला जा सकता है। ताप दाब में हमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, तो कितना घुल जाएगा भैया? 33 ग्राम जो है नमक हमारा घुल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये तो हमारी मात्रा किसमें है भाई? ग्राम प्रति ml में। किसमें लिए हैं? ग्राम प्रति ml में। लेकिन आप जानते हैं कि रसायन की भाषा में या साइंस की भाषा में पदार्थ की मात्रा को ग्राम में न लेकर के किसमें लिया जाता है? मोल में लिया जाता है। किसमें लिया जाता है? मोल में लिया जाता है। तो मोल के अकॉर्डिंग जब हम चलेंगे तो इसकी डिफिनीशन अलग हो जाएगी। क्या कहेंगे? जब मोल के अनुसार चलेंगे। किसके अनुसार है? ये द्रव्यमान के अनुसार है। अगर मोल के अनुसार चलेंगे तब डिफिनीशन क्या हो जाएगी? निश्चित ताप पर किसी विलायक के 1 लीटर में, विलायक के 1 लीटर में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा उस विलयन की विलेयता कहलाती है। उस विलयन की विलेयता कहलाती है। ठीक ना? तो खुली हुई अधिकतम मात्रा, अधिकतम मोल, 1 मिनट, अधिकतम मोल मात्रा, घुली हुई विलेय की अधिकतम मोल मात्रा उस विलयन की विलेयता कहलाती है। क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। ठीक है, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए नोट कर लिए होंगे आप इसको, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो विलेयता को प्रभावित करते हैं? देखिए यहां पे हर जगह आपका लिखा गया है स्थिर ताप। क्या लिखा गया है? स्थिर ताप। यानी अगर हम ताप को स्थिर नहीं रखेंगे तो विलेयता हमको एक कांस्टेंट वैल्यू विलेयता का नहीं मिलेगा। यानी सबसे पहला फैक्टर जो हमारा हो जाएगा वो टेम्परेचर हो जाएगा। सबसे पहला फैक्टर हेडिंग क्या है हमारी में? विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला हमारा कौन सा हो जाएगा? टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी कि ताप। अब आप सिंपल से समझिए कि अगर कोई विलायक है, कोई भी विलायक है, ठीक ना, तो हम अगर उसका टेम्परेचर चाहे वो जिस अवस्था में हो, चाहे जिस अवस्था, कहने का मतलब चाहे आपका सॉलिड होगा, चाहे लिक्विड होगा, चाहे गैस होगा,
किसी भी स्टेट में होगा और उसका टेम्परेचर हम आप इंक्रीज कर देंगे तो उसके अणुओं के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, जिसको हम आप कहते हैं अंतरा आणविक अवकाश, वो अंतरा आणविक अवकाश और ज्यादा बढ़ जाएगा। भाई जहां पे अणु आप कैसे पैक्ड थे उन अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, और जब अणुओं के बीच की दूरी हमारी बढ़ जाएगी तो सीधी सी बात है कि विलेयता क्या होगी, विलेयता इंक्रीज कर जाएगी, विलेयता आपकी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहला कारण हमारा क्या हो गया, ताप हो गया भाई। तो ताप विलयन क्या करता है, ताप क्या करता है, संतृप्त विलयन में अविलेय ठोस को मिलाने पर, संतृप्त विलयन, कोई भी विलयन हमारा अगर संतृप्त है तो उसका हम टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर देंगे तो उसमें हम और अधिक विलायक जो है विलेय घोल सकते हैं, उस विलायक में और अधिक विलेय जो है घोल सकते हैं। तो हम आप कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर किसी विलयन में, किसी विलयन में, विलयन की विलेयता, विलयन की विलेयता में वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। विलेयता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ताप बढ़ाएंगे तो उसका रीजन यही है भैया कि आप ताप बढ़ाएंगे तो अणुओं के बीच का जो स्थान है उसमें इंक्रीमेंट होगा, यानी कि वृद्धि होगी, और अणुओं के बीच का स्थान जब बढ़ जाएगा, आयतन आपका बढ़ जाएगा, तो आयतन बढ़ जाएगा, देखिए कंडीशन भी है, आयतन बढ़ जाएगा तो ऐसी स्थिति में आपका क्या होगा, विलेयता बढ़ेगी। लेकिन शर्त यह है भैया कि जो इसका प्रेशर है, प्रेशर, दाब को हमें इंक्रीज नहीं करना है, क्योंकि दाब को जब हम आप इंक्रीज करेंगे, मान लीजिए हम इसी काम को किस में कर रहे हैं, खुले बर्तन में कर रहे हैं, खुले बर्तन में करेंगे तो इसमें प्रेशर जो आप नीचे से इसको ताप दे रहे हैं तो अणु आपका भले यहां तक रहा हो, अब इंक्रीज करके यहां तक पहुंच जाएगा इसका वॉल्यूम में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हुआ है तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, पहले यहां तक था बढ़ के यहां तक हो गया तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाए है तो वॉल्यूम बढ़ा है, और वॉल्यूम बढ़ा है तो फिर सॉल्युबिलिटी आपका पक्का है कि बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इसको हम किसी पैक्ड बर्तन में कर दें, किसमें भैया, पैक्ड बर्तन आपका कंप्लीटली क्या है, पैक है, तो पैक है तो अब इसमें हम टेम्परेचर देंगे तो इसमें प्रेशर ज्यादा बनेगा, अणुओं के बीच जो दाब होगा, दाब आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो दाब ज्यादा हो जाएगी इसमें विलेयता नहीं बढ़ेगा। यानी कि सेकंड पॉइंट जो हमारा आ जाएगा वो होगा प्रेशर। क्या हो जाएगा, प्रेशर। तो प्रेशर यानी कि दाब, तो दाब बढ़ने पर क्या होगा भाई, दाब को हम आप इंक्रीज करेंगे, दाब बढ़ने पर विलेयता घटती है, दाब बढ़ने पर विलेयता घटती है, दाब बढ़ने पर विलेयता क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, आ गया बात समझ में। ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ जाएगी, यानी ताप को कम कर देंगे तब विलेयता घट जाएगी, दाब बढ़ाने पर विलेयता घट जाती है, लेकिन दाब घटाने पर अणुओं के बीच का स्पेस आपका बढ़ेगा, और स्पेस बढ़ेगा तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, विलेयता आपकी इंक्रीज कर जाएगी। सीधे से एक पॉइंट आप यहां पे समझिए कि आपका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, अंतरा आणविक अवकाश, उसमें इंक्रीमेंट होगा, वॉल्यूम अर्थात आपका बढ़ेगा तो विलेयता बढ़ेगी, वॉल्यूम घटेगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आपका घटेगा, तो सीधी सी बात है कि विलेयता आपकी क्या होगी, घट जाएगी। क्लियर है, नोट कर लीजिए जल्दी से। तो ये हमारे दो कारक। अगला कारक कौन हो सकता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। भैया विलेय और विलायक की प्रकृति, विलेय और विलायक की प्रकृति दोनों का नेचर कैसा है। अब आप समझिए इस बात को, दोनों का नेचर आप समझिए कि अगर जो है दोनों का दोनों, अब आपको ध्रुवीय अध्रुवीय बताने की जरूरत नहीं है, ध्रुवीय अध्रुवीय आप अच्छे से जानते हैं। अगर विलायक जो है हमारा, विलायक व विलेय दोनों सेम नेचर के हैं, दोनों का नेचर कैसा है, सेम है, दोनों का नेचर सेम है। भैया जब दोनों की प्रकृति एक है, एक का मतलब
अगर ये विलायक हमारा अध्रुवीय है तो विलेय भी क्या हो, विलेय भी अध्रुवीय हो। तो समान समान को घोलता है। आपके बुक में दिया गया है कि समान समान को घोलता है, तो उसका सीधे से मतलब यही है कि अगर विलायक अध्रुवीय है और विलेय भी हमारा अध्रुवीय है तो दोनों में विलेयता क्या होगी, उच्चतम होगी, विलेयता उच्चतम होगी। लेकिन अगर दोनों के दोनों हमारे कैसे हो गए, ध्रुवीय हो गए, दोनों के दोनों पोलर हो गए, पोलर है तब भी विलेयता क्या होगी, उच्चतम होगी। लेकिन एक हमारा हो गया पोलर, एक कैसा है, पोलर, और दूसरा कैसा है, नॉन पोलर। दूसरा कैसा है भाई, नॉन पोलर है, यानी कि एक ध्रुवीय है दूसरा अध्रुवीय है। तब इस कंडीशन में विलेयता जो सॉल्युबिलिटी है, विलेयता वो डिक्रीज होती है। विलेयता क्या होती है, घटती है, डिक्रीज होती है। ठीक है ना। दोनों में से कोई सा भी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि विलायक हमारा पोलर हो, विलेय नॉन पोलर हो, लेकिन यहां पर भी कंडीशन है भाई। मान लीजिए हम किसी ऐसे चीज को यूज किया है, जैसे पानी, क्या यूज कर लिए, पानी, तो पानी हमारा ध्रुवीय विलायक होता है। पानी कैसा होता है, ध्रुवीय विलायक होता है। और उस ध्रुवीय विलायक में हम आप एल्कोहल मिला दें तो एल्कोहल क्या होगा, एल्कोहल अध्रुवीय विलायक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलेय होगा। तो ध्रुवीय विलायक है, अध्रुवीय विलेय है, तो आप तो कह रहे हैं सॉल्युबिलिटी घटती है। लेकिन पानी के साथ में एक कंडीशन है कि अगर कोई पदार्थ जल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो वो भी हमारा क्या होगा, आराम से उसमें घुल जाएगा, तो उसकी भी विलेयता क्या होगी, उच्च होगी। नोट कर लीजिए आप इन सब चीजों को जल्दी से। देखिए एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ जाता है कि जल एक अध्रुवीय विलायक है जबकि एल्कोहल ध्रुवीय है, फिर भी एल्कोहल जल में घुल जाता है, क्यों? तो भैया जल कैसा होता है, पोलर, जल कैसा है, पोलर, और इसमें क्या घोल दिए हैं, एल्कोहल, क्या घोल दिए, एल्कोहल, जो कि कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। तो ये दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं, ये दोनों के दोनों मिलकर के सॉल्यूशन बना लेते हैं, वो भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं भैया, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एच बॉन्ड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एच बॉन्ड, हाइड्रोजन आबंध बनने के कारण। क्यों बनाते हैं भाई, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन आबंध बनने के कारण क्या होता है, आपका पानी में एल्कोहल आपका घुल जाता है। जबकि दोनों का नेचर क्या है, दोनों का नेचर एकदम से डिफर है। तो आप इन चीजों को एकदम कंसंट्रेट रखिए दिमाग में कि कोई भी पदार्थ दूसरे पदार्थ में तभी घुलेगा जब वो तो उसके नेचर का होगा, या फिर जो है सेम नेचर, कहने का मतलब ध्रुवीय ध्रुवीय में, अध्रुवीय अध्रुवीय में। लेकिन कभी कभी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में ये बात आ जाता है कि अगर कोई कंपाउंड हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और वो नॉन पोलर होता है, उसके बावजूद भी, नॉन पोलर होने के बावजूद भी अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्षमता रखता है तो वो जल में हमारा घुल सकता है। किसमें घुल जाएगा, जल में घुल जाएगा। ठीक है ना, ये आपकी समझ में आ गया होगा विलेयता। तो ये तीन रीजन हमारे हो गए, तीन ऐसे काजेस हैं जो कि किसको इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स हैं हमारे कौन कौन, किसको इफेक्ट करने के लिए, सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करने वाले, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो फर्स्ट कौन सा है, टेम्परेचर, पहला कौन सा, टेम्परेचर। अगर हम आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, विलेयता घटेगी या बढ़ेगी, विलेयता आपकी बढ़ जाएगी। प्रेशर बढ़ाएंगे क्या होगा, प्रेशर बढ़ा देंगे भाई तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा तो दूसरे वाले अणु को समाने की जगह नहीं मिलेगी, और जगह नहीं मिलेगी तो विलेयता घट जाएगी, सीधी सी बात है। और नेचर, तीसरा कौन सा है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, विलेय और विलायक की प्रकृति। अगर दोनों सेम नेचर के हुए तो विलेयता उच्चतम होगी, और अगर दोनों डिफर नेचर के हुए तो विलेयता निम्नतम होगी। लेकिन अगर विलायक के रूप में हम जल का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो दूसरा कंपाउंड यूज कर रहे हैं भले ही वो हमारा नॉन पोलर हो यानी कि अध्रुवीय हो, किंतु अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तब भी उसकी जल में विलेयता उच्चतम होगी। क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड,
सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, गैसों की द्रवों में विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, गैसों की द्रवों में विलेयता, गैसों की द्रवों में विलेयता। देखिए हम आप जानते हैं कि सभी की सभी गैसें जो है जल में विलेय नहीं होती, ठीक है ना, सारी की सारी जो गैसें हैं वो हमारी विलेय नहीं होती। तो जल में केवल वही गैसें हमारी घुलती हैं जो जल के साथ में या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती हो या फिर जो है जल के साथ क्या करती हो भैया, जल के साथ जो है रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बना लेती हो। तो जल में कौन कौन से पदार्थ हमारे घुल जाएंगे, कौन सी गैसें घुलेंगी, ऐसी गैसें घुलेंगी जो कि उसके साथ या तो आबंध बना करके कोई ना कोई कंपाउंड बना लेती हो या फिर जो है जल के साथ जोड़ के क्या बना लेती हो, कोई ना कोई यौगिक बना लेती हो, या फिर जो है ऐसे यौगिक आपके ऐसे पदार्थ घुल जाएंगे जल में जो हमारे कैसे होंगे, ध्रुवीय नेचर के होंगे और पानी में घुल जाएंगे या हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हो। तो कौन कौन से पदार्थ घुल जाएंगे, चलिए गैसों में सॉरी द्रव जल में कुछ गैसें हमारी हैं जो हमेशा घुलनशील होती हैं। प्रायः जनरली हम आप देखेंगे जैसे ऑक्सीजन, कहा जाता है कि मछली सांस लेती है तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन को मछली ग्रहण करती है। तो कितनी आपका कैसे घुल जाता है ऑक्सीजन उसमें जाकर के, क्यों घुला होता है। अमोनिया गैस भी आपकी पानी में घुलनशील होती है, ठीक ना, SO2 गैस घुलनशील होती है, CO2 गैस घुलनशील होती है। तो भैया ये सब घुलनशील है तो क्यों है, अगर कोई ना कोई ये कंपाउंड बनाते होंगे अगर पानी के साथ में तभी ये आपके घुलनशील हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, देखिए कौन सा घुलेगा, जिससे ऑक्सीजन आपका घुल जाता है, ऑक्सीजन पानी में घुल जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यही दोनों तो मिलकर के क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं। तो सीधी सी बात है ऑक्सीजन उसमें है जिसमें ऑक्सीजन घुलनशील है। अमोनिया है, मान लीजिए हमने कहा भैया अमोनिया घुलती है, बिल्कुल घुलती है भैया, क्यों घुलेगी समझिए आप। अमोनिया का जो जलीय विलयन होगा, अमोनिया गैस को जल के साथ में जब रिएक्ट कराएंगे तो ये बना लेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, इसलिए अमोनिया गैस भी पानी में विलेय है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी आपकी पानी में घुलती है, ये देख H2O पानी के साथ क्रिया करेगी, बना लेगी H2SO3, क्या बना लेगी, सल्फ्यूरस एसिड बना लेगी। इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड बना लेगी। तो ये भी घुल जाएगी। CO2 भी आपकी घुल जाएगी, CO2 पानी में घुलेगी तो क्या बना लेगी, H2CO3 बना लेगी, जिसको हम आप कहेंगे कार्बोनिक एसिड। क्या कहेंगे, कार्बोनिक एसिड बना लेगी। तो ऐसी गैसें जो जल के साथ रिएक्ट करके कोई ना कोई कंपाउंड बनाती हैं वो सब की सब हमारी जल में घुलनशील होती हैं। लेकिन अब आप कहें कि सर Cl2 घुल जाएगा, क्लोरीन, तो भैया क्लोरीन जो है ना ये पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा। तो जब ये पानी के साथ रिएक्शन नहीं देगा तो कोई कंपाउंड नहीं बनेगा, और अगर कोई कंपाउंड नहीं बनेगा तो ये घुलेगी। तो क्लोरीन गैस हमारी जल में क्या होती है, अघुलनशील होती है। कैसी होती है, इनसॉल्युबल होती है। कैसी, इनसॉल्युबल होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। ये ऐसी गैसें हैं जो कि हमारी द्रव में घुल जाती हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात खत्म, नोट करते रहिएगा। आगे चलिए, जहां पे आपको लगे कि नोट करने में टाइम ज्यादा लग रहा है तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। किसी भी द्रव में जो गैस की विलेयता होती है, किसी भी द्रव में गैस की जो विलेयता होती है उसे कहा जाता है अवशोषण गुणांक। क्या कहा जाता है, अवशोषण गुणांक। तो हम आप यहां पे कहेंगे भैया किसी द्रव में गैस की विलेयता अवशोषण गुणांक कहलाती है, अवशोषण गुणांक कहलाती है।
क्या कहलाती है? अवशोषण गुणांक कहलाती है। किसी भी द्रव में गैस की विलेयता को हम क्या कहेंगे? अवशोषण गुणांक कहते हैं। ठीक ना? अब अवशोषण गुणांक क्या है समझिए। अब इसको हम आप डिफाइन कर लेते हैं भाई। अवशोषण गुणांक, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, क्या कहेंगे इसको? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, स्पेलिंग इधर उधर हो सकती है भाई। हिंदी में क्या कहेंगे? अवशोषण गुणांक। क्या कह देंगे? अवशोषण गुणांक। एक निश्चित ताप तथा एक वायुमंडलीय दाब पर, क्या? निश्चित ताप, सामान्य ताप, एसटीपी, सामान्य ताप पर, है ना? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जो हम आप लेके चलते हैं, तो एसटीपी पर या फिर एनटीपी पर टेम्परेचर स्टेबल होगा। तो क्या कहेंगे? किसी निश्चित ताप तथा एक वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव में घुली हुई किसी गैस की मात्रा, क्या? एक निश्चित ताप पर एक निश्चित ताप तथा एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा अवशोषण गुणांक कहलाती है। अवशोषण गुणांक कहलाती है। गुणांक कहलाती है। जैसे देखिए, सिंपल सी बात समझिए, ये जो बॉटल में आपको पानी दिख रहा है, इस पानी में भी ऑक्सीजन है। ऐसा नहीं है कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। प्रेजेंट टाइम का जो आपका प्रेशर है, वो प्रेशर टेम्परेचर भाई कितना होगा? मिनिमम आपका होगा तो 25, 27, 28, 30 के तक के करीब में अभी होगा। तो उतने टेम्परेचर पे इसका जो डेंसिटी है नॉर्मल है। इसका डेंसिटी कितना होगा? नॉर्मल है। तो नॉर्मल डेंसिटी पे समझिए कि अब इस बोतल का हम मुंह खोल दिए हैं, तो इसमें प्रेशर जो आपका एयर प्रेशर लग रहा है ना, वायुमंडलीय प्रेशर जो आपका लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो यहां पर भी आपका काम कर रहा है उतना ही। तो मान लेते हैं कि एक वायुमंडलीय दाब है प्रेजेंट टाइम का और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। तो इस टेम्परेचर में अभी हम देखेंगे कि ये पानी तो आपका 1 लीटर नहीं है, तो इस 1 लीटर, मान लेते हैं 1 लीटर पानी, तो 1 लीटर पानी में जितनी मात्रा किसकी? ऑक्सीजन आपका घुला हुआ है, ऑक्सीजन की मात्रा है, तो जितना ऑक्सीजन घुला होगा उसी को हम क्या कहेंगे? इसका कॉफिशिएंट कह देंगे, एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट कह देंगे। क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट कह देंगे। क्लियर है? तो हम इसीलिए इसको क्या कहते हैं? किसी निश्चित ताप तथा एक वायुमंडलीय ताप पर किसी द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा, किसी द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा क्या कहलाती है? उसका अवशोषण गुणांक कहलाती है। क्या कहलाएगी भाई? अवशोषण गुणांक कहलाएगी। नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, उस बहुत परेशान ना हो कीजिए। अब अवशोषण गुणांक हो गया, तो अवशोषण गुणांक को प्रभावित करने वाले कारक या गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं। गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, सॉरी टाइम नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आप क्या पढ़ेंगे? गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है? और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।